नमस्कार। आज 15 मई है, बुधवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में जिन खबरों को ज़्यादा तवज्जो दी गई है उनमें शामिल हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अनंत यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसमें बताया गया कि उनकी आय जो है पिछले 10 वर्षों में 87 लाख रुपए बढ़ी है। भाजपा नेता हत्याकांड में राजद विधायक रीत लाल को बरी कर दिया गया है। इस खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत दी है और ये खबर भी अहम है कि जमीन के मामले को 90 दिनों में निपटाने के लिए कहा गया है। आइए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। सुशील कुमार मोदी के अंतिम संस्कार की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है और एक आग को छोड़ के सब जगह लीड बनी है। आपको मालूम है कि वो गले के कैंसर से बीमार थे और सोमवार की रात उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली थी। उन्होंने मंगलवार को दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा जो है वो भाजपा के प्रदेश कार्यालय से निकली। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आरएसएस कार्यालय फिर विधानमंडल कार्यालय लाया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंत्री गिरिराज सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सब लोग उस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। अब चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के बारे में। उन्होंने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन किया है। अपने हलफनामा में जो उन्होंने बात बताई है उसके अनुसार उनके पास कोई कार नहीं है, ज़मीन नहीं है, 10 साल में उन्होंने कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी। हालांकि इससे पहले उनके पास सोने की अंगूठियां थीं। 10 वर्षों में उनकी संपत्ति 87 लाख रुपए बढ़ी है। पहले चुनाव में उनके हलफनामे के अनुसार उनके पास 1,65,00,000 की संपत्ति थी। दूसरे में वो बढ़ी और तीसरे में अब 3,02,00,000 की संपत्ति उनकी हो गई है। 2019 में ये संपत्ति 2,15,00,000 रुपए की थी। उन्होंने अपने पत्नी के रूप में जशोदा बेन का नाम लिखा है, लेकिन पत्नी की आय का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। उनकी आय का स्रोत उनका वेतन और उस पर मिलने वाला ब्याज बताया गया है। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आय के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी, जिसे हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से दिया है। अब रीत लाल के बारे में बात करते हैं। रीत लाल आरजेडी के विधायक हैं, दबंग माने जाते हैं। इनके ऊपर एक हत्या का मामला चल रहा था जो काफ़ी चर्चित था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सत्यनारायण सिन्हा। इस हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट में केस चल रहा था। राजद विधायक रीत लाल समेत अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा कहा गया कि पुलिस और अभियोजन इन पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा। यह हत्या दानापुर के जमालुद्दीन चक में 30 अप्रैल 2003 को दिन दहाड़े हुई थी और काफ़ी चर्चा में रही थी हत्या। और ये इस पर नज़र लोगों की थी कि इस मामले में रीत लाल के जो आरोपी हैं उनको क्या सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया है। अब ज़मीन के विवाद की चर्चा करते हैं। आपको मालूम है बिहार में एक ये बहुत बड़ी समस्या है। DCLR यानी भूमि सुधार उप समाहर्ता को भूमि सुधार विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि वे ज़मीन से जुड़े विवाद का निपटारा हर हाल में 90 दिनों के अंदर में कर दें और इनसे ये भी कहा गया है कि बिना पक्षों को सुने किसी मामले को खारिज न करें। इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह ने सभी डीएम और कमिश्नर को पत्र लिखा है। भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत 11,628 मामले दर्ज थे। इनमें से 6,355 का निपटारा किया गया है और बाकी मामले लटके हुए हैं। ये जानकारी हिंदुस्तान की है। अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कल ये खबर आई कि वे अस्वस्थ हैं। इसके बाद उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और ये भी अखबारों ने लिखा है कि वो बीमार पड़ने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी नहीं जा सके। नई दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिस की एक बिल्डिंग में आग लग गई कल और उस आग में एक अधिकारी की मौत हो गई। एक खबर है वकील
के बारे में कि वकील जो है वो उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। कोर्ट ने कहा कि सेवा में कमी के लिए वकीलों पर उपभोक्ता अदालत में केस नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी से जुड़ी ये खबर की चर्चा करते हैं। उनकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालिवाल ने अपने ऊपर केजरीवाल के सीएम हाउस में बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया था और फिर चुप्पी साध ली थी। उन्होंने कोई केस नहीं, लिखित शिकायत नहीं की, लेकिन मौखिक शिकायत की थी। अब आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सदस्य हैं और वरिष्ठ नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि हाँ, उनके साथ बदसलूकी हुई थी और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखबारों में पीएमसीएच से एक बच्चा चोरी की खबर लगभग सभी जगह है। ये बच्चा 10-11 दिन का था और बताया गया कि एक युवती जो है इसको लेकर भागी है और उस युवती की तस्वीर जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अखबारों के अनुसार बच्चे की दादी से उस युवती ने दोस्ती की और फिर मौका पाते ही उस बच्चे को लेकर भाग निकली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू छपा है जागरण अखबार में। लंबा इंटरव्यू है, एक पेज का। उसकी प्रमुख बात जो है पहले पेज पे छपी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में जो मतदान का प्रतिशत है इस बार जो बढ़ा है, वो इस बात का सबूत है कि वहाँ से अनुच्छेद 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अमेरिका ने भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। ये मामला चाबहार का है। चाबहार बंदरगाह आप जानते हैं ईरान में है और भारत से समझौता हुआ था कि 10 साल उसके संचालन में भारत की कंपनी हिस्सा लेगी। अब ईरान के साथ, चूंकि ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए वो उस हर देश को प्रतिबंध की धमकी देता है जो ईरान के साथ किसी तरह का समझौता करता है। और अंत में चर्चा करते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। जागरण अखबार में खबर दी गई है कि डिजिटल अरेस्ट की जो धमकी है वो काफ़ी बढ़ गई है। लोगों को तरह तरह से फ़ोन आता है, उनसे कहा जाता है कि फ़ोन करने वाला बताता है कि वो नारकोटिक्स विभाग से फ़ोन कर रहा है और ये भी कहा जाता है कि उनके नाम का पार्सल है और उस पार्सल में जो है प्रतिबंधित सामान है। अगर वो इस मामले से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, कोई केस मुकदमा नहीं हो, तो उसके लिए उन्हें कहा जाता है कि आप अपने पैसे दें। अब जो है इस बारे में एक सलाह जारी की गई है और कहा गया है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो घबराएं नहीं और 1930 यानी 1930 पर कॉल करके बताएं कि उन्हें इस तरह का फ़ोन आया है और हालांकि इसका उनसे कोई संबंध नहीं है। ये भी कहा जाता है कि सीबीआई और पुलिस का नाम लेकर के हम सीबीआई से बोल रहे हैं या पुलिस से बोल रहे हैं, आपके नाम ये नारकोटिक्स विभाग ने पकड़ा है, ये पार्सल है, इसमें प्रतिबंधित सामान था, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो आप इतने पैसे जमा कर दें, नहीं तो आप पर केस चलेगा और आप जेल जाएंगे। इस तरह की धमकी दी जाती है। इसी को डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया है अखबार में। तो ये एक प्रमुख समस्या है हमारे समाज के। ऐसे तो साइबर की धोखाधड़ी बहुत तरीके से होती है। एक तरीका ये भी होता है कि आपके घर फ़ोन किया जाए और कहा जाए कि आपका बेटा जो है किसी मामले में पकड़ा गया है, अगर चाहते हैं कि वो जेल ना जाए तो उसके लिए इतने पैसे आप जमा कर दें। तो उसमें बताया ये जाता है कि पहले तो इस तरह की बात को जांच पड़ताल करें और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पकड़ा गया है उसको फ़ोन लगाएं, उससे मालूम करें कि दरअसल वो कहाँ है इस समय और क्या ये मामला सही है या नहीं। पैसे देने से पहले ज़रूर ये सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें, दूसरे लोगों को भी बताएं कि आप जो है बहुत कम वक्त में 10 मिनट में जो है अखबारों की प्रमुख खबरें जो हैं वो आप जान सकते हैं और इसको शेयर भी करें अगर आपको अच्छा लगे तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।